हाय, दिस इज़ माय चैनल एसएसटी जोन डीएवी। हम यहाँ क्लास 8 सोशल साइंस कर रहे हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 17 है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इस चैप्टर का ये पार्ट 1 है, जिसमें हम फंडामेंटल राइट्स को कवर करेंगे और इसको हम 3 पार्ट्स में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक राइट जो हमें फ्रीडम, सेफ्टी और कॉन्फिडेंस देता है। इसके ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, जिसमें हम विदाउट फियर के डिग्निटी के साथ अपनी कंट्री में रह सकते हैं। आखिर हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? चलिए हम समझते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम टू टर्न आइडियल ऑफ प्रियम्बल इनटू रियलिटी। यानी जो हमारे प्रियम्बल में जो चीज़ें हैं, उसको रियलिटी में हमें मिले, इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए हैं। जब ब्रिटिशर्स का इंडिया में रूल था, तो लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी। उनको इक्वलिटी नहीं मिलती थी, फ्रीडम फ्रॉम फियर। उन्हें डर से छुटकारा चाहिए, उनको हरदम एक फियर रहता था। इक्वलिटी और डिग्निटी उन्हें ब्रिटिश रूल में नहीं मिली, जिस चीज़ की डिमांड थी। फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, फ्री एजुकेशन नहीं था। फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड फेथ, रिलीजन और फ्रीडम, हमें किस चीज़ में फेथ रखना है, विश्वास रखना है, इसकी फ्रीडम। वेलफेयर ऑफ पीपल स्पेशली द डाउन ट्रोडन, यानी लोगों के भलाई के लिए, और स्पेशली वो लोग जो लोअर सेक्शन के हैं उनके लिए। जो लाइफ थी वो अच्छी नहीं थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जब थी, यानी जब ब्रिटिश रूल था, तो उस टाइम लोगों को इन चीज़ों की काफ़ी ज़रूरत महसूस हुई। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स बनाए गए, और वो हमारे लिए बहुत ही इसेंशियल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है आपके लिए, व्हाई फंडामेंटल राइट्स आर इम्पॉर्टेंट? क्यों है फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट? फॉर द डेवलपमेंट। किस लिए इंपॉर्टेंट है? डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल। हर एक पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट हो, ताकि वो बिना डर के कहीं भी कुछ भी बोल सके, बिना डर के अपना प्रोफेशन चूज कर सके, बिना डर के कहीं भी जा सके। इससे उसका इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी की ग्रोथ होगी। प्रोटेक्ट ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, ह्यूमन के पास अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपनी डिग्निटी होनी चाहिए। बेसिक फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का एक बेसिक फीचर है कि उनके लोगों को फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके पास फंडामेंटल राइट्स हैं। ये किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का, यानी उनको अपने ओपिनियन रखने की फ्रीडम है, अपने क्या अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उसके अगेंस्ट बोलने की फ्रीडम है। प्रिवेंट मिस यूज ऑफ पावर बाय द स्टेट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कोई भी मिस यूज ना हो, स्टेट जो है लोगों को मिसयूज ना करे, वो अपने पावर का मिसयूज ना करे। जिस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो अपने पावर का मिसयूज करके एक्सप्लॉइट करती थी सिटीजन्स को। तो यहाँ अगर हम स्टेट को कितनी भी पावर दे, तो अपने पावर का मिसयूज नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। हम अपने फंडामेंटल राइट्स जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, उसके लिए हम बोलेंगे। वर्ड डिनाइड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, हैंस स्ट्रांगली डिमांडेड। और ये सारी चीजें क्योंकि ब्रिटिश रूल में डिनाइड थी, इसीलिए इसकी स्ट्रांगली डिमांड थी, इसीलिए इसको मांगा गया। तो फंडामेंटल राइट्स हमारे पास टोटल 6 हैं। हाउ मैनी? 6 फंडामेंटल राइट्स। चलिए हम इसको पहले यहाँ शॉर्ट में समझते हैं, फिर हम वन बाय वन सबको एक्सप्लेन करेंगे। राइट टू इक्वेलिटी, यानी हर एक इक्वल है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कोई भी अमीर गरीब, छोटा बड़ा मोटा काला जैसा भी है, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना है लॉ के सामने। किसी के लिए पनिशमेंट होगी तो सेम पनिशमेंट होगी, कोई भी चीज होगा तो सेम होगा। राइट टू फ्रीडम, यानी हर किसी को स्पीच और एक्सप्रेशन की फ्रीडम है, कहीं भी शांति तरीके से असेंबल पीसफुली होने की फ्रीडम है। और
कहीं भी आने जाने की छूट है और कोई भी प्रोफेशन चुनने की छूट है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी पहले क्या होता था, एक ना लोगों को स्लेव बना के रखा जाता था, तो ये चीज एक्सप्लॉयटेशन है। तो अब जो है कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकता, ह्यूमन को खरीद के इधर उधर नहीं लिया जा सकता। फिर है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, हर किसी को अपने रिलीजियन को फॉलो करने की फ्रीडम है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी हम अपने कल्चर और लैंग्वेज को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी, ये तो हमारे फंडामेंटल राइट का सोल है, यानी इन सारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज है। इन 6 फंडामेंटल राइट्स को हम वन बाय वन अच्छी तरीके से समझते हैं। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं राइट टू इक्वलिटी। आपको ये चीज याद रखने, लॉ सबके लिए सेम, नो रिच नो पुअर नो नेम, यानी कोई भी लॉ है वो हर एक के लिए सेम है। कोई रिच नहीं है, कोई पुअर नहीं है, किसी या नाम पे हमें नहीं जाना है। कोई पनिशमेंट अगर किसी बड़े फिल्म स्टार और एक नॉर्मल पर्सन के लिए सेम होगी। ट्रैफिक रूल्स हैं वो नॉर्मल पर्सन को भी फॉलो करनी है और किसी बड़े क्रिकेटर को भी फॉलो करनी है। तो हम राइट टू इक्वलिटी कैसे याद रख सकते हैं, लॉ सबके लिए सेम, नो रिच नो पुअर नो नेम। चलिए इसके हम पार्ट समझते हैं फटाफट। इक्वेलिटी बिफोर लॉ, यानी लॉ के सामने सब इक्वल है, जिसको हमने एक्सप्लेन कर लिया। ऑल सिटीजन आर इक्वल इन आईज ऑफ लॉ, ठीक है। नो डिस्क्रिमिनेशन, हम किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ऑन विच बेसिस, रिलीजियन, हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन जैन, किसी पे भी हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, यानी हम उनके लिए लॉ अलग नहीं करेंगे, स्कूल में एडमिशन्स के लिए अलग नहीं होगा, सब कुछ सेम रहेगा। रेस क्या होता है कि कोई किस जगह से आया है, कैसे उनके कलर हैं, उसके ऊपर नहीं जाएंगे। कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, किसका जन्म कहाँ हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लॉ सबके लिए इक्वल है। इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब में सबको इक्वल चांसेस मिलेंगे। कोई गर्ल है, बॉय है, जम्मू कश्मीर का है, नॉर्थ इंडिया का है, साउथ इंडिया का है, वेस्ट इंडिया का, कहीं का भी है, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो हमारे इंडिया की सबसे बड़ा कर्ज है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया गया। डिस्क्रिमिनेशन तभी खत्म हो सकता है जब हम सभी को एक्सेप्ट कर ले। अनटचेबिलिटी ऐसा है कि बड़े जो कास्ट के लोग थे वो छोटे वाले कास्ट के लोगों को छू नहीं सकते थे, क्योंकि अब इन सब चीजों को खत्म कर दिया गया। अगर ऐसा कोई करता है तो एक पनिशेबल ऑफेंस होता है। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कोई भी टाइटल किसी को नहीं दिया जाएगा। ओनली मिलिट्री और एकेडमिक टाइटल्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं, अदरवाइज कोई टाइटल्स नहीं ओपन किए जाते। ब्रिटिश रूल में लोगों को बड़े बड़े टाइटल्स दिए जाते थे, सर, नाइट, ये सारे टाइटल्स दिए जाते थे। इससे क्या है ना, लोगों के बीच में ना इक्वेलिटी नहीं रहती, लोग एक दूसरे से अलग फील करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे राइट टू फ्रीडम। राइट इक्वेलिटी समझ में आ गया। राइट टू फ्रीडम क्या है, सोचो, बोलो, चलो, फ्री, इंडिया गिव्स लिबर्टी, यानी हमें सोच के बोलना है। राइट टू फ्रीडम ये बात सच है कि हमें अपने स्पीच और एक्सप्रेशन की फ्रीडम है एक्सप्रेस करने के लिए, बट हम जो बोलेंगे उसे किसी और के फ्रीडम इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए याद रखो, सोचो, बोलो, चलो, फ्री, इंडिया गिव्स लिबर्टी, यानी सिटीजन कैन एक्सप्रेस व्यूज फ्रीली। राइट टू पीसफुल असेंबली, करेक्ट, हमें राइट टू फ्रीडम में ये मिलता है। फॉर्म एसोसिएशंस, हम कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं। जैसे हम किसी फैक्ट्री में किसी जगह वर्क करते हैं तो वहाँ हमारा यूनियन बन सकता है। हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, हम अपने एक एसोसिएशन बना सकते हैं। हम स्टूडेंट हैं तो हम एसोसिएशन बना सकते हैं। हम टीचर्स हैं तो अपने एक एसोसिएशन बना सकते हैं। इसकी हमें फ्रीडम है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, इंडिया में कहीं भी किसी भी जगह जाने की हमें फ्रीडम है। फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, वहाँ जाके हमें सेटल होने की भी फ्रीडम है, रहने की फ्रीडम है। और चूज एनी प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस, और कोई भी प्रोफेशन और बिजनेस चूज करने की फ्रीडम है। तो राइट टू फ्रीडम में हमें बोलने की फ्रीडम मिल गई, असेंबल होने की फ्रीडम मिल गई, कहीं भी कोई भी जॉब करने की, कहीं भी कोई रहने की, कहीं भी कहीं से कहीं घूमने की, और कोई भी एसोसिएशन फॉर्म करने की फ्रीडम हमें मिलती है। इसके अलावा राइट टू फ्रीडम में हमें क्या मिलता है, प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन। अगर हमें कोई गलत तरीके से हमें, या फिर मान लीजिए हमारी कोई गलती भी हो, हमें अगर कोई
हमें हमारे ऊपर कोई वो है, हमें कोई पनिशमेंट मिलता है, और तो अगर अनफेयर पनिशमेंट है, यानी हमें जितनी पनिशमेंट मिलनी चाहिए उससे ज़्यादा पनिशमेंट मिल रही है, तो हमें अपने आप को बचाने की, प्रोटेक्शन करने की हमें फ्रीडम है, हम उसके अगेंस्ट बोलेंगे। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हमारे पास राइट टू लाइफ है और हमारी अपनी पर्सनल लिबर्टी भी होती है, यानी लाइफ हमें डिग्निटी और सेफ्टी प्रोवाइड कर रही है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, नो आर्बिट्ररी अरेस्ट और डिटेंशन, कोई हमें पकड़ के कोई अकेले किसी कमरे में नहीं रख सकता, कोई भी अपना मनमानी हमारे ऊपर नहीं चला सकता। तो कोई हमें अरेस्ट कर रहा है तो उससे बचने की हमारे पास फ्रीडम है। उसके लिए हम उससे पूछेंगे भाई हमारे पास क्या गलती है, हमें कोर्ट के सामने ले जाओ, हमारे पास टोटल जो तरीका है, हम अपने लिए लॉयर कर सकते हैं। तो ये हमारे प्रोटेक्शंस के चीज़ें हैं। राइट टू एजुकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट टू एजुकेशन हमारे राइट टू फ्रीडम में ही आता है, जो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन चिल्ड्रंस के लिए है। अब हम करने वाले हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। दो चीजें हमने पढ़ ली, राइट टू फ्रीडम और राइट टू इक्वलिटी। अब हमारे को कोई एक्सप्लॉइट ना करे, उन चीजों को हम समझने वाले। नो चाइल्ड लेबर, नो अब्यूज, राइट ऑफ किड्स वी नेवर लूज। एक्सप्लॉयटेशन में याद करना, हम एक्सप्लॉइट किसे करते हैं? जो छोटे लोग होते हैं, जैसे कि पहले अपर कास्ट लोअर कास्ट को, रिच पर्सन पुअर पर्सन को एक्सप्लॉइट करती थी, और जो मेन है वो वुमेन या फिर चाइल्ड को परेशान करते थे। तो इस तरीके की, यानी नो चाइल्ड लेबर, नो अब्यूज, यानी बच्चों के साथ कोई अब्यूज नहीं होना चाहिए, कोई चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए। हम क्या करेंगे? राइट टू किड्स वी नेवर लूज, हम किड्स के राइट्स को कभी भी खत्म नहीं होने देंगे। तो इसमें आपको याद रखना, एक्सप्लॉयटेशन में क्या है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होगी, बैन ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी लोग कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको कोई खरीद या बेच सकता है। तो ये बिल्कुल बिग नो है। फोर्स्ड लेबर प्रोहिबिटेड, यानी किसी को जबरदस्ती आप काम नहीं करवा सकते। पहले होता था ना, बड़े बड़े धन्ने सेठ होते थे, उनके पास वो काम करते रहते थे सालों सालों अपना इंटरेस्ट कटवाने के लिए। तो हम किसी को विदाउट पेमेंट के लिए जो है ना काम नहीं करवा सकते। जिसको हम पेमेंट नहीं देते उसको हम बेगार कहते हैं। तो किसी को हम जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, और उसको काम जो करेगा उसको पैसा देना कंपलसरी है। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड, और बच्चों को काम करवाना, जो 14 ईयर से कम है उनको काम करवाना अलाउड नहीं है। फैक्ट्रीज में, माइंस में और हैजार्डियस जॉब्स उनसे नहीं करवाने हैं। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन याद रखना है, नो चाइल्ड लेबर, नो अब्यूज। ओके, अगला हम करेंगे फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। फ्रीडम ऑफ रिलीजियन क्या है? माय फेथ, योर फेथ, ऑल आर ओके। इसका मतलब है कि हर किसी को अपने रिलीजियन को फॉलो करने की पूरी पूरी छूट है, और उसको कैसे उसको फॉलो करना है उसकी भी उसको छूट है। तो माय फेथ, योर फेथ, ऑल आर ओके, सब ठीक है। तो सबसे पहले हमारा फ्रीडम ऑफ कंसेंस, यानी हमें कौन सा रिलीजन चूज करना है और किस तरीके से उस पर विश्वास करना है, ये ऑल अबाउट माय चॉइस। तो ये हमें राइट टू कॉन्सेंस इससे मिलता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन से। ठीक है, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन, और वो जो रिलीजन है उसको हमें कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे फैलाना है, वो भी हमारे ऊपर है, बट पीसफुली। सिटीजन कैन प्रैक्टिस एंड स्प्रेड देयर रिलीजन पीसफुली। हम अपने रिलीजन के बारे में किसी को बता सकते हैं, हम उसको कैसे मानते हैं, हमें कैसे पूजा करना है, वो सब हमारी अपनी फ्रीडम है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हम बना सकते हैं, रिलीजियस ग्रुप्स कैन मैनेज देयर ऑन अफेयर्स, यानी कोई भी अपना रिलीजियस ग्रुप बना सकता है, उन सब की उन्हें फ्रीडम है। नो रिलीजियस टैक्स, स्टेट हमसे कभी भी कोई भी रिलीजियस टैक्स नहीं लेगी। यानी हम कोई ग्रुप बना रहे हैं, कहीं हम अपनी जगह लेके वहाँ पे कुछ कीर्तन कर रहे हैं, या कोई यहाँ पे कुछ, मान लीजिए वो मुस्लिम्स क्या करते हैं, नमाज फॉलो करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो और कोई कोई कीर्तन कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, तो उसका हमें टैक्स नहीं पे करना पड़ता। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, यानी नो रिलीजियस टीचिंग इन स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन, यानी स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशंस यानी गवर्नमेंट स्कूल्स जो होंगे वो कभी भी किसी रिलीजियन के बारे में, किसी भी रिलीजियस चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ाएगी। ठीक है, अगला है हमारे पास कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट।
माई कल्चर माई लैंग्वेज सेफ एंड स्ट्रांग, यानी मेरा कल्चर मेरा लैंग्वेज सेफ होना चाहिए और स्ट्रांग होना चाहिए। यानी पूरा इंडिया इतना बड़ा डाइवर्स इंडिया है, देखो इतना डिफरेंट इंडिया है, ऊपर से नीचे तक इतने सारे कल्चर हैं, इतने सारे लैंग्वेजेस हैं, तो हर किसी को अपने कल्चर और लैंग्वेज को प्रिजर्व करने की, बचाने की छूट है, प्रमोट करने की भी छूट है। सिटीजन कैन प्रोटेक्ट एंड प्रमोट देयर कल्चर एंड लैंग्वेज, कोई हर सिटीजन अपने कल्चर को और लैंग्वेज को प्रोटेक्ट भी कर सकता है, क्योंकि बोलेंगे आपस में एक दूसरे को बताएंगे तो उसे प्रोटेक्ट होगा, कोई उसके बारे में कोई गलत बात नहीं बोल सकता, प्रमोट भी कर सकता है। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज के लिए इसमें कल्चरल एजुकेशनल, क्योंकि उनकी कल्चर के फॉलो करने वाले लोग बहुत कम है, तो उसको बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ी सी छूट है उनको। माइनॉरिटीज कैन एस्टैब्लिश एंड मैनेज देयर ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि देखो जो चीज लास्ट नंबर में है उसको प्रोटेक्ट करने की उतनी जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि वो 1 to इतना कन्वे होता है कि वो बढ़ता ही जाता है, बट जो स्मॉल नंबर में है अगर उसको प्रोटेक्ट नहीं किया तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो इसमें थोड़ी सी माइनॉरिटीज को राइट्स दी जाती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश करने की राइट है। तो ये आपको याद रखना है, ये अलग से है, क्योंकि ये तो आप वर्ड से समझ जाते हो, यहाँ पे आप कंफ्यूज होते हैं। अगर माइनॉरिटीज वाला पूरे 6 फंडामेंटल राइट्स में है तो कहाँ है माइनॉरिटीज को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश करने का, कल्चरल और एजुकेशनल राइट में। और राइट टू एजुकेशन हमारा फ्रीडम ऑफ क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच में है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी है ना, उसमें है। अगला हम करने वाले हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब हमने 5 राइट्स पढ़ लिए, अब उन 5 राइट्स को मिल तो गए हमें, अगर उसको फिर भी कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है, कोई हमारे किसी तरीके से फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो 6 राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल मेजी, वही हमें इन 5 राइट्स को दिलवाता है। तो जब भी हमारा राइट होगा डेंजर में, राइट इन डेंजर, कोर्ट इज देयर, कोर्ट के पास हमें पहुंच जाना है। तो क्या होगा, कोर्ट प्रोटेक्शन हमें देता है। सिटीजन कैन अप्रोच कोर्ट इफ फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड, किसी के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होंगे तो सिटीजन कहाँ अप्रोच करेगा, कोर्ट में जाएगा। रिट इशूड बाय कोर्ट, अब ये रिट क्या होता है मैं आगे समझाती हूँ। कोर्ट क्या करता है, रिट इशू करता है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही रिट इशू कर सकते हैं, और हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, जस्टिसिएबल राइट, यानी हम अपने फंडामेंटल राइट्स को जस्टिसिएबल राइट्स भी कहते हैं। जस्टिसिएबल राइट का मतलब है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड हैं, यानी जो राइट हमें दिए हुए हैं वो प्रोटेक्टेड है, और उसके लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं, जस्टिसिएबल है। Reasonable restrictions, rights are not unlimited, restrictions can be imposed by public interest। राइट जो भी हमारे दिए हुए उसके कुछ दूसरे साइड्स भी हैं, यानी वो अनलिमिटेड नहीं है, उसको कहीं कहीं पे रिस्ट्रिक्शंस भी होंगे, जिससे लोगों का पब्लिक इंटरेस्ट जो है ना वो खराब नहीं होना चाहिए। या अगर मुझे राइट टू फ्रीडम है तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकती, अगर मुझे राइट टू मूव फ्रीली है तो मैं कहीं भी किसी और की जगह पे जाकर उसको परेशान नहीं कर सकती। राइट टू रिलीजियन है, मुझे फ्रीडम है अपने रिलीजन को मानने की, पर मैं दूसरे के रिलीजन में जाके कुछ गलत बोल के या उनकी चीज़ों को खराब नहीं कर सकती। तो हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, मैं इनको भी और अच्छे से हम समझते हैं रिस्ट्रिक्शंस क्या है। अब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में हमने बात की थी रिट्स की। रिट्स क्या होता है, रिट्स जो है ना ये हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इशू करता है, ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इशू करता है। हाँ, वो 5 टाइप के रिट्स ला सकते हैं, 5 टाइप के, 3 4 5 टाइप के रिट्स ला सकते हैं। चलिए इन रिट्स को हम पहले धीरे समझते हैं। सबसे पहले हमारा हैबिस कॉर्पस, ये क्या करता है, अगर किसी पर्सन को कोर्ट के सामने पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, तो ये हैबिस कॉर्पस रिट जो है कोर्ट इशू करेगी और बोलेगी कि जो पर्सन है उसको मेरे सामने लाओ, प्रोड्यूस ए डिटेन्ड पर्सन बिफोर कोर्ट, यानी उसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना जरूरी है। ये हमारे राइट टू लाइफ, और हमारे को कोई जो हमने जो लास्ट में पढ़ा था कि कोई भी हमें डिटेन करके रख ले वो उसको हमारे इस चीज को खत्म करता है। यानी कोई भी पुलिस जो है किसी को ऐसे ही अरेस्ट करके अपने पास नहीं रख सकती, उसे कोर्ट के सामने प्रेजेंट होना पड़ेगा। तो हैबिस कॉर्पस जब भी कोर्ट रिट चालू इशू करेगी तो उसे कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। सेकंड है मैंडमस, ऑर्डर ए पब्लिक ऑफिशियल टू परफॉर्म ड्यूटी। ये किसके लिए है, ये जो हमारे गवर्नमेंट जॉब ऑफिशियल्स हैं अगर वो अपना काम नहीं करते हैं तो उनको मैंडमस
इशू किया जाता है अमेंडमेंट्स रिट, जिससे उनको क्या करना है, अपना जो काम है वो अच्छे तरीके से करना है। प्रोहिबिशन यानी कि लोअर कोर्ट अगर कभी अपने पावर से ज़्यादा काम कर रही है, यानी पावर से ज़्यादा दूसरे ऐसा केस है जो उसके अंडर में नहीं आता और उसको वो हियरिंग कर रही है, तो उस पे प्रोहिबिशन रिट डाला जाता है और उनसे केस को अपनी तरफ लिया जाता है। को वारंटा क्या है? क्वेश्चन अथॉरिटी ऑफ पर्सन होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, यानी जो पब्लिक ऑफिशियल्स यानी गवर्नमेंट जॉब में जो हैं, अगर उन्होंने कोई भी पोस्ट गलत तरीके से ले ली, यानी कोई ब्राइब दे के ले लिया या गलत इंफॉर्मेशन दे के ले लिया, तो उनसे प्रो वारंटो किया जाता है, उनको रिट जारी करके, और पूछा जाता है कि आखिर आप के अंदर जो ये कमियां हैं या कोई भी चीज आपने कैसे गलत तरीके से ली, इनसे क्वेश्चनिंग की जाती है और उन्हें हटाया भी जा सकता है इसकी तरह। फिर अगला है हमारा सेटलरी। इसमें क्या होता है? ट्रांसफर ए केस फ्रॉम लोअर टू हायर कोर्ट। अगर लोअर कोर्ट ने कोई फैसला दिया जो सही नहीं लग रहा है, तो हायर कोर्ट अपने पास मांग सकता है। इसको एक बार समझते हैं। ये हमारे किसी भी पर्सन को अगर पुलिस अरेस्ट करके अपने पास रखेगी, तो हेबियस कॉर्पस के थ्रू उसे तुरंत कोर्ट में हाजिर किया जाएगा, यानी पर्सन को लेकर आएंगे। मैंडमस और को वारंटो ये हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए है, ठीक है। जो अगर काम अच्छे से नहीं करेंगे तो मैंडमस देंगे हम, और अगर गलत तरीके से उन्होंने पोस्ट ली, कुछ गलत धांधली करके कुछ गलत तरीके से लिया, तो उनको हम क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे, और वो अगर गलत साबित हो गया तो उनको हटा भी देंगे। प्रोहिबिशन और सेटररी ये हमारे लोअर कोर्ट्स के लिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए हैं। अगर ये अपने पावर का मिसयूज कर रही है, पावर से ज्यादा लेके किसी केस को हियर कर रही है जो उसके पावर में नहीं है, तो उन पर प्रोहिबिशन रिट आएगी। और सेटररी कब आएगी? जब उन्होंने कोई फैसला दिया, उन्हें हायर कोर्ट और उनको लगता है कि ये फैसला गलत है, तो अपने पास केस ट्रांसफर कर लेंगे। तो ये हमारे कोर्ट्स के लिए हो गए दो, सिटिरोरी और प्रोहिबिशन, ठीक है। और मैंडमस और कोवारेंटो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए हो गए, और हेबियस कॉर्पस एक पर्सन के लिए है जब उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, ठीक है। अब हमारे रिस्ट्रिक्शंस क्या है फंडामेंटल राइट्स पर, हम ये समझते हैं, क्योंकि हमें राइट्स तो मिल गए, पर राइट्स के साथ हमें रिस्ट्रिक्शंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, बहुत एब्सोल्यूट ये नहीं है, यानी ऐसा नहीं कि हम इन राइट्स को ऐसे ही फॉलो करेंगे। इनके ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, ताकि पब्लिक ऑर्डर बन चला रहे कंट्री में ना, सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर चले, मोरालिटी लोगों की खत्म ना हो, सोवेरेनिटी और इंटीग्रिटी इंडिया की खतरे में ना आए। सोवेरेनिटी और इंटीग्रिटी मतलब समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं है कि अगर कोई मान लो फॉरेन वाले सेक्शन में है, या फिर इंडिया के हम वैसा काम कर रहे हैं जो अंदर के लॉज हैं, बजट बन रहा है, वो हमारे उसमें हम जॉब कर रहे हैं, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो वो चीज़ हमने आके बाहर बोल दी, तो इंडिया की सोवेरेनिटी और इंटीग्रिटी से रिलेटेड कोई चीज़ होगा, तो वहाँ हमारे को फंडामेंटल राइट्स है कि हमें वो चीज़ नहीं बोलनी है। जैसे किस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं, देखो, मूवमेंट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीज, तो मैंने बोला मूवमेंट हमें फ्री है, ठीक है। बट अगर कोई डिजीज स्प्रेड हो रहा है, तो हमारे मूवमेंट को रिस्ट्रिक्टेड किया गया। कब? जैसे कोविड में किया गया था। हार्मफुल प्रोफेशन, हमें सारे प्रोफेशंस अपनाने के लिए पूरी छूट है, हम अपना सकते हैं, बट हम गैम्बलिंग नहीं कर सकते, स्मगलिंग नहीं कर सकते, और होर्डिंग नहीं कर सकते। होर्डिंग मतलब कोई खाने के सामान को हमने बहुत ज्यादा इकट्ठा कर लिया, जब उसका प्राइस बढ़ा तो हम बेच रहे हैं, तो उससे क्या होगा? मार्केट में वो चीज कम हो जाएगी, तो इस तरीके से हम चीजों को होर्डिंग नहीं कर सकते। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस आर नेसेसरी टू बी अ डॉक्टर और लॉयर, और जैसे हमने प्रोफेशन चुनना है डॉक्टर और लॉयर का, तो यहाँ पे क्या है? आपको क्वालिफिकेशन होगा तभी आप ये प्रोफेशन चूज कर सकते हो, तो इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस हैं। फ्रीडम और एक्सप्रेशन कैन नॉट डिस्टर्ब पब्लिक पीस और कॉज ऑफ वायलेंस, और हमें कोई ऐसी बात नहीं बोलनी है जिससे क्या हो जाए, हर जगह लड़ाई झगड़े हो जाए, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रख के अपने जो हमारे को राइट मिले हैं उसका इस्तेमाल करना है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इस चैप्टर का है, राइट टू प्रॉपर्टी हम समझते हैं, रिमूव्ड फ्रॉम फंडामेंटल राइट बाय 44th अमेंडमेंट इन 1978, नाउ अ लीगल राइट, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था, ये एक वजह लीगल राइट है। राइट टू प्राइवेसी डिक्लेयर अ फंडामेंटल राइट इन अगस्त 2017 बाय अ 9 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट, इंपॉर्टेंट ऑफ पर्सनल लिबर्टी, लाइफस्टाइल एंड गवर्नेंस, ठीक है। ये हमारे फंडामेंटल राइट में 2017 में डाला गया, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में।
जब क्या है हमारे लिबर्टी, लाइफस्टाइल और गवर्नेंस को छूट दी गई हमारे फंडामेंटल राइट्स में। राइट टू एजुकेशन बिकम ए फंडामेंटल राइट 6 to 14 के लिए, ये भी हमारा बाद में 2002 में डाला गया। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट दिया था तब ये राइट्स उसमें नहीं थे। राइट टू इन्फॉर्मेशन भी हमारे 2005 में हमारे फंडामेंटल राइट्स में आया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। कुछ राइट्स जो थे हमारे, जब 6 फंडामेंटल राइट्स बने थे उसके अंदर इनको इंक्लूड नहीं किया गया था। टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स के थ्रू इनको हमारे फंडामेंटल राइट्स में ऐड किया गया, क्योंकि टाइम टू टाइम हमारी ज़रूरतें बढ़ती हैं और फिर हमें लगता है कि नहीं नहीं ये भी हमारे लिए एक फंडामेंटल राइट है, और उसको फिर उसमें ऐड किया गया। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर, हाँ नेक्स्ट वीडियो में हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।